कैसे हैं आप सभी का मैं एक बार फिर से आपके मंच द सक्सेसफुल नेट स्वागत करता हूं दोस्तों। शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं दोस्तों। फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ मैं वीडियो को बनाता हूँ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि तारिक उल हिंद की रचना अल बिरूनी द्वारा की गई थी। वह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। वह अरबी और उर्दू भाषा का ज्ञाता था। अगला क्या कह रहा है कि अपनी इस पुस्तक में उसने हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया। इस पुस्तक के अध्ययन से तत्कालिक सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान होता है। आइए देखते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत नासाज है। तारिक उल हिंद की रचना अल बिरूनी द्वारा की गई थी, बात बिल्कुल सही है। वह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था, ये भी सही है। वह अरबी और उर्दू भाषा ज्ञाता था। दोस्तों ये कथन क्या हो जाएगा? सॉरी, ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अरबी के साथ फारसी भाषा का ज्ञाता था। कौन सा? फारसी भाषा। अपनी पुस्तक उसने हिंदू के साहित्य, विज्ञान और धर्म को आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से तात्कालिक सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान होता है, कथन बिल्कुल सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल दूसरा सही है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चचनामा के बारे में कौन सा कथन सही है? अरबी भाषा में लिखी गई है। ये जो चचनामा है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुआचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों कथन सही है। चचनामा अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। सही कूट का चयन करना, उत्तर देना है दोस्तों। तो दोनों सही है, तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में अरबों के आक्रमण पर विचार कीजिए। अरबों ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरबों ने सिंध पर विजय जो प्राप्त की थी वो 712 ईस्वी में की थी, सही है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटने और इस्लाम धर्म को फैलाना था। दोस्तों तो दोनों ही कथन सही है। दोस्तों यहाँ पे अब वीडियो लिख गया है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अरब वासी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अरब वासी, अरब वासियों। ठीक है, अरब वासियों। तो कथन क्या हो जाएगा? दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तारीख फिरोजशाही के विषय में कौन सा कथन सही है? तारीख फिरोजशाह जियाउद्दीन बरनी की कृति है। वह तुगलक शासकों का समकालीन था। तारीख फिरोजशाही में बलबन के सिंहासन रोहण से लेकर फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। अगला कह रहा है कि इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है, हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो तारीख फिरोजशाही के विषय में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं दोस्तों। तो तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी की कृति है। वह तुगलक शासकों का समकालीन था। तारीख फिरोजशाही में बलबन के सिंहासन रोहण से लेकर फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है, बिल्कुल कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है, हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला। सॉरी, ए वाला हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोनों दोस्तों सर्दी लग गई है, आगे चलते हैं। इसी कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक तुर्की, नूनिज पुर्तगाल। आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है। बस समझ में आ रही है दोस्तों? तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक तुर्की, नूनिज पुर्तगाल। तो दोस्तों इसमें जो सही कथन है वो आपको बताना है, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कौन सुमेलित नहीं है? अब्दुल रज्जाक
तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, बाकी सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? अरबों को, तुर्की को, मंगोलों को, मध्य यूरोपियों को? बताइए दोस्तों। तो भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्कों को। किसको माना जाता है? ये तुर्कों को माना जाता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है। इसका मुख्य कारण है इतिहासकारों की बहुतायत, साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, मृत भांडों की बहुतायत, या इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तबकाते नासरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, का लेखक कौन है? मिनहाजुस सिराज, अलबरूनी, वाकपति, जियाउद्दीन बर्नी? तबकाते नासरी के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? मिनहानुज सिराज, मिनहाज उस सिराज। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। मोरक्को यात्री इब्ने बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की? तारीख़ मसूदी, जैनुल अखबार, किताबुल रहेला, तारीख़ फिरोज़शाह? इब्ने बतूता की बात की जा रही है दोस्तों। बताइए। तो इसने की थी किताबुल रहेला। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम, शेख जयाउद्दीन, मिर्ज़ा हैदर, तुगलात, निजामुद्दीन अहमद? हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फटाफट से वीडियो के साथ जुड़ जाएं दोस्तों की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तारीख़ शेरशाही पर विचार करना है। इससे शेरशाह के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके लेखक अब्बास खान शेरवानी था। पुस्तक के प्रथम अध्याय में शेरशाह के शासन के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरे अध्याय में इस्लाम शाह का वर्णन है और तीसरे अध्याय में अंतिम सूर्य शासकों का वर्णन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो आपको ये बताने हैं। आइए देखते हैं। तो तारीख़ शेरशाह का विचार करना है। तो देखिए, इसमें शेरशाह के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके लेखक अब्बास खान शेरवानी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है कि पुस्तक के प्रथम अध्याय में शेरशाह के शासन के बारे में जानकारी दी गई, दूसरे अध्याय में इस्लाम शाह का वर्णन है और तीसरे अध्याय में अंतिम सूर्य शासकों का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, केवल दूसरा, या फिर केवल एक, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला और दूसरा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य पर विचार करना है। मुगल कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है। इस काल में स्थापित कला तथा चित्रकला का चरम विकास हुआ। स्थापत कला होगा दोस्तों, ना कि स्थापित कला। इसको ठीक कर लेते हैं, ये स्थापत कला होगा दोस्तों। ठीक है, ये स्थापत कला होगा। स्थापत कला तथा चित्रकला का चरम विकास हुआ। इस काल में अनेक स्मारक, महलों तथा मकबरों आदि का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, इस काल में अनेक स्मारक, महलों तथा मकबरों का निर्माण किया गया। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। अगला कथन क्या कह रहा है कि इस काल के प्रमुख इमारतों में शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, इत्माउद्दौला का मकबरा, ताजमहल,
दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद आदि प्रमुख है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल दो, केवल एक, एक दो। तो दोस्तों दोनों ही सही है, तो सी पे दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। तो आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगलकालीन यूरोपीय यात्रियों का विवरण देना है। जहांगीर के काल में दो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री, एक हॉकिंस तथा टॉमस रो, भारत आए। हॉकिंस को जहांगीर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। हॉकिंस ने अपनी यात्रा वृतांत में क्या किया? बादशाह के रहन सहन, दरबारी परंपराओं तथा तत्कालिक सामाजिक जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया दोस्तों। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि दूसरा यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो था। उसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? कि जहांगीर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना तथा उससे अपनी यात्रा वृतांत में क्या किया कि मुगल साम्राज्य के वैभव का चित्रण किया। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। तो कौन सा कथन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी दोस्तों। आप सर्च करते रहेंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। तो कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे के प्रश्नों के साथ चलते हैं। तबकाते अकबरी पर विचार करते हैं। इसकी रचना है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई है। दोस्तों फिर देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि रोज़ाना इसमें गलतियाँ मिलती हैं टाइपिंग मिस्टेकिंग की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसकी रचना है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई है। इस पुस्तक में भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर हुमायूं तथा अकबर से संबंधित विषयों की चर्चा की गई। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। अगला कथन क्या कह रहा है कि तबकाते अकबरी मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्से के विषय में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है, अतः इसे एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत सामग्री के रूप में माना गया है। तो दोनों ही कथन सही है दोस्तों। आइए देखते हैं। सही कूट का चयन करना है दोस्तों। सही कथन कौन सा? पहला और दूसरा, केवल दूसरा, केवल पहला, इनमें से कोई नहीं। तो सही कूट उत्तर क्या कह रहा है दोस्तों? दोनों ही कथन सही है, तो ए हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? रास्तलिंगड़ी कलहण, बिल्कुल सही है। रामचरित्र, संध्या का नंदी, ये भी सही है दोस्तों। नू, ये सब सही है। नू सिपहार अमीर खुसरो की कृति है। अकबरनामा फिरदौसी जी नहीं दोस्तों, ये अबुल की है। तो यही गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इब्ने बतूता के बारे में कौन सा कथन सही है? इब्ने बतूता मोरक्को 1333 ईस्वी में भारत आया था। 8 वर्ष भारत में रहने के दौरान उसने भारत में अनेक स्थानों की यात्राएं की और भारतीयों के खान पान, रहन सहन, धर्म परंपरा आदि के विषय में बारीकी से लिखा है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम करता था, जिस कारण से दरबारी राजनीति का उसे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि इब्ने बतूता प्रकृति प्रेमी था, अतः उसके यात्रा वृत्तांत में पशु पक्षियों और वनस्पति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। अपने ग्रंथ किताबुल रहला में उसने क्या किया? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इब्ने बतूता की है किताबुल रहला में उसने भारत के विषय में विस्तार से लिखा है दोस्तों। तीनों ही कथन क्या है? सही हैं। तो प्रयुक्त कूट का चयन करना है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो दोस्तों यही सही है, सी वाला। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरबों द्वारा भारत पर विजय का क्या कारण था? देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर का अदूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, या उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, अरबों द्वारा भारत विजय का क्या कारण था? अरबों द्वारा भारत विजय का क्या कारण था? तो दोस्तों इसमें क्या कारण था?
देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव, सिंध शासक दाहिर का अदूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंध विजय के प्रभाव पर विचार करना है। सिंध विजय के प्रभाव के संबंध में लेनपुल ने कहा है कि सिंध को अरबों ने विकसित किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही या एक प्रभाव रहित विजय थी। बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि अरबों ने अपने सिंध निवास के दौरान यह अनुभव किया कि भारतीय अद्भुत योग्यता रखते हैं। भारतीयों को प्रभावित करने के स्थान पर अरब निवासी खुद उनसे प्रभावित हुए। बिल्कुल कथन सही है। अगला कथन क्या है कि अरब विद्वानों ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि को शिक्षा ग्रहण की और उसे आत्मसात किया। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो तीनों ही कथन सही हैं। तो सही कूट इसमें से क्या कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो ए ही मिल गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और अच्छे से हम उस वीडियो को लाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों तक। निम्नलिखित में से भारत में अरबों की विजय का परिणाम था। हिंदू समाज में मतदान तथा मांसाहार बढ़ा, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल गई, अरब ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया। तो दोस्तों इसमें से पहला और दूसरा सही है। अरब ग्रंथों का संस्कृत अनुवाद किया गया था इस समय में बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो पहला और दूसरा, तो यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अरब ने सिंध में किन दो का प्रचलन प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। सिंध में किन दो का प्रचलन किया था। बकरी पालन और आलू उत्पादन, गाय पालन और मशरूम उत्पादन, भैंस पालन और बादाम उत्पादन, ऊंट पालन और खजूर उत्पादन। अरबों ने सिंध में जो दो प्रचलन प्रारंभ किया था दोस्तों, वो कौन सा था। तो वो था दोस्तों ऊंट पालन और खजूर उत्पादन। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के उपरांत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद भारत में अरबों का जो राज विस्तार था दोस्तों, वो क्या पड़ गया था, शिथिल पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। बिल्कुल सही है। 1714 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु के बाद दमिश्क में आंतरिक अशांति के कारण दोस्तों, ये फिर अरबों होगा ये। अरबों के अधीन क्षेत्र में नियुक्त राज्यपाल और सरदार धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। बिल्कुल सही है। खलीफा हिशाम के समय जुनैद की नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में हुई। कालांतर में सिंध से बाहर राज्य विस्तार के दौरान उसे कई भारतीय राज्यों से पराजय का सामना करना पड़ा। भोज के ग्वालियर प्रशांत में नागभट्ट प्रथम को अरबों को प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। बात समझ में आई। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देख लिया जाता है एक बार फिर से। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के उपरांत की बात की जा रही है दोस्तों। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेकिंग आज दिख रही है दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है जहाँ से इसको लिया गया है। हाँ दोस्तों देखिए, दिया गया है कि 700 स्वतंत्र होते थे। ठीक है, ये जो श्रेय दिया जाने वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या है कि खलीफा हिजाम के समय जुनैद को नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में हुई। कालांतर में सिंध से बाहर राज्य विस्तार के दौरान उसे कई भारतीय राज्यों में परास्त होना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये परास्त नहीं है, परास्त होगा। ठीक है, ये क्या होगा, परास्त। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा परास्त।
परास्त होना पड़ा। भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है, अरबों को परास्त करने का। ठीक है दोस्तों, अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है, प्रशस्ति। ठीक है, ये क्या होगा, ये प्रशस्ति होगा। ठीक, तो दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। अगला है, 9वीं शताब्दी के अंत तक सिंध से खलीफाओं का नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो गया। सिंध में केवल 2 छोटी रियासतें मंसूरा और मुल्तान की अरबों के नियंत्रण में शेष रह गए। बिल्कुल सही है। कथन क्या कह रहा है कि कूट में पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया होगा दोस्तों। और इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, शीशे ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मेहनत करनी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों के साथ, शानदार श्रृंखला होगी दोस्तों, एक बार फिर से उसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।